गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने केमिकल फॉर्मूला तक पढ़ लिया था और मैंने कल आपको बताया था कि कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में मान लीजिए अगर 5 लोग हैं और किसी का भी नाम नहीं है, तो अगर आपको किसी को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे। मान लीजिए 4 लोग एक साथ बैठे हैं और आपने बोला ए, तो 4 लोग मुड़ कर देखेंगे आपको, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये तुम्हारे बगल में, फिर वो कहेगा और मेरे बगल में, फिर एक कहेंगे कि आप नहीं मेरे बगल में, और ऐसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैसअप हो जाएगा। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं और केमिकल फार्मूला लिखने से हमारी मुश्किलें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। क्यों, कैसे आसान जाती है, देखिए अभी मैं उसका एग्जाम्पल ही देता हूँ आपको। चलिए, हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि केमिकल इक्वेशन के 2-3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स और बीच में होता है एरो। ये केमिकल इक्वेशन है। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, उधर प्रोडक्ट्स होता है और बीच में एरो होता है। जो रिएक्टेंट्स में जो केमिकल्स होते हैं उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते हैं उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, और ये दिखाता है कि किन चीज़ों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा। जैसे देखिए, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे रिएक्टेंट में ये क्या है, केमिकल है, ये भी एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है, ये भी एक केमिकल है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम है वाटर। देखिए, अब समझेंगे। केमिकल इक्वेशन में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका कुछ सिंबल लिखा जाता है और कहीं कहीं पर नाम लिखा जाता है और कहीं कहीं पर दोनों लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ रिएक्टेंट साइड में क्या कर दिया है, दोनों लिख दिया है। मैंने रिएक्टेंट्स भी लिखे हैं, उनके केमिकल्स भी लिखे हैं, केमिकल्स के फॉर्मूला भी लिखा है और फॉर्मूले का नाम भी लिखा है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और इससे ये पता चलता है कि इन केमिकल्स को मिलाएंगे तो ये केमिकल्स बनेंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैसे क्या मतलब होता है केमिकल इक्वेशन का। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक Na है तो इधर भी एक Na है, यहाँ पे 2 H है तो यहाँ पर भी 2 H है, यहाँ पर एक O है तो यहाँ भी एक O है, यहाँ पे एक Cl है तो यहाँ भी एक Cl है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर और इधर के एटम्स दोनों बैलेंस होने चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे O ऐसे लिखा है तो जैसे यहाँ पर H 2 अलग अलग लिखा हुआ है तो यहाँ 2 H ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एटम्स का फॉर्म दूसरा हो और यहाँ पे एटम्स का फॉर्म दूसरा हो। क्यों, मैंने आपको बताया था कि किसी केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे तो ये जो एटम्स आपस में क्या करेंगे, शिफर करेंगे, मतलब इधर उधर जाएंगे। तो जरूरी है कि आप ये कि सर यहाँ 2 अलग अलग H है, यहाँ पे 2 एक ही H है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल इतना है कि इधर के एटम्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, बैलेंसिंग की। हम किसकी बात करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
चलिए बच्चों देखेंगे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देखिएगा ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट केमिकल्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट केमिकल्स है, ठीक है, ये ऐसे मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे, और ये कुछ ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, KMnO4 है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये है मैग्नीज क्लोराइड, ये है वाटर, ये है क्लोरीन, नाम हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम पहले देखेंगे क्या दोनों मिक्सचर को बैलेंस, देखिए पहले ये भी चेक करना है कि बैलेंस करना नेसेसरी है कि नहीं। तो आइए देखते हैं दोनों क्या अनबैलेंस है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 1 K है तो यहाँ पर 2 K है, बस यानी कि एक ही से पता चल गया कि अनबैलेंस है। और भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 Mn है, यहाँ पे 1 Mn, चलिए ये बैलेंस है। यहाँ पे 4O है, यहाँ पे केवल 2O है, यानी ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 H है, यहाँ पे 2 H है, ये भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 1 Cl है और यहाँ पे Cl2 है, ये 2 Cl है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये अनबैलेंस है। हमने इसी को देख के बता दिया कि यहाँ पे 1 K था, यहाँ पे 2 K था। अब देखिए बच्चों, अलग अलग किताबों में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको बैलेंस करने के, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे वो है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल का, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब कि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे अंदाज लगने लगेगा कि हम क्या पे क्या कर दें कि वो बैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका अलग अलग तरीका है। जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ बात करेंगे क्या कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पहले हम वो देखेंगे कि जो कौन कौन अनबैलेंस है। तो चलिए पहले इसकी बात हम करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर 1 K है, यहाँ पे 2 K है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो मतलब ये K बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर ये K बैलेंस हो गया तो इसके 2 लगाने इसका मतलब ये हुआ कि Mn भी 2 गुना हो गया और O क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। मतलब O क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया, 4 2 8। ये बात आपको पता होगी कि यहाँ पे 2 का मतलब होता है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे K कितना है, 1, Mn कितना है 1 और O कितना है 4। मैंने कल आपको बता दिया है कि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी वक्त हम यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो K कितना है 1 × 2 2, Mn कितना है 1 × 2 2 और O कितना है 4 × 2 8। अब देखिए K तो बैलेंस हो गया, Mn देखते हैं। अब Mn दिक्कत है, यहाँ पे Mn क्या है 1 और यहाँ पे Mn क्या हो गया 2। अभी छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए अब हम उसको बैलेंस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम उन चीजों को बैलेंस करेंगे जो अकेले में है। देखिए जैसे यहाँ पे O कहीं और नहीं है, केवल ये है, यहाँ पर O है और यहाँ पे O कितना है 4 2 8। तो यहाँ क्या करेंगे 8। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी देखते हैं। यहाँ पे 2 लगाने से O कितना हो गया 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 करेंगे। चलिए अब क्या यहाँ पे Cl कितना है 1 और यहाँ पे कितना Cl है 2 2 4 2 6, यानी कि अगर यहाँ पे हम 6 कर दें तो काम बन जाएगा हमारा, बताइए। लेकिन देखेंगे एक दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे कितने Cl है 2 2 4 2 6। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे 6, तो देखिए अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर 6 लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 16, हाइड्रोजन कितना है 16 और यहाँ पर H कितना है 6। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पे O बैलेंस है तो हम H को ही बैलेंस कर देते हैं 16, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आता हूँ, चलिए मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन आप लोग को होगा। चलिए फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को लेंगे जो आसानी से बैलेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 K था, ये कोलिजन रिएक्शन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, इससे K बैलेंस हो गया। क्योंकि K कहीं और नहीं है यहाँ पर, इसी से K से हमें कोई दिक्कत अब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 बढ़ाने का मतलब हो गया कि यहाँ पे Mn भी 2 हो गया और O कितना हो गया 8 हो गया। तो अब पहले हम O को खोजते हैं। आप Mn को भी खोज सकते हैं, लेकिन चूंकि O क्या है यहाँ पर, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो पहले आप O को खोजेंगे। तो क्या हुआ कि O कितना है 8, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 8। अब देखिए यहाँ 8 जब हम किए तो यहाँ पर H कितना हो गया 16।
चूंकि H यहाँ पे अकेले है, यहाँ 16 कर दीजिए। अब यहाँ 16 करने का मतलब यहाँ पे Cl कितना हो गया 16, और यहाँ पे Cl कितना है 2, 2, 4, 2, 6। अब देखिए इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल रिएक्शन था, तो इसको मिटा कुछ और लिख सकते। हम केवल वहीं पर अल्टर कर सकते हैं जहां पर कुछ पहले से लिखा हुआ ना हो। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है 8H2O, तो चूंकि H यहाँ 16 है, 16 इसको भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ तो यहाँ तो डिफरेंस कर सकते हैं और यहाँ डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे Mn कितना था 2, तो यहाँ पे 2 कर दें, बोलिए बच्चों 2 कर दें, कोई दिक्कत? अब देखिए कितने Cl हो गए 2, 4, 2, 6, 8, और कितना हमें चाहिए 16, यानी कितना? अब देखिए यहाँ पे कितने Cl हो गए 2Cl, 4Cl और 2Cl, यानी कि 8Cl हो गए। और यहाँ पे Cl कितने हैं बच्चों? यहाँ पे Cl है 16, तो देखिए यानी कि हमें 8Cl और चाहिए। कितना Cl और चाहिए हमें? 8Cl और चाहिए। तो क्या हम यहाँ 4 लगा दें तो हमें 8Cl मिल जाएगा? अब देखते हैं 2, 4, अब देखिए यहाँ से कितने Cl मिले 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 10, देखिए 16 Cl। यहाँ 5 Cl कर दिए, हमें कितना Cl मिल गया 16 Cl। फिर से एक बार दोबारा पढ़ते हैं, देखिए फिर ध्यान देंगे। यहाँ ये और ये, इसको पहले आप नोट कर लीजिए और फिर मेरे साथ देखिए अब कैसे मैं करता हूँ। ये आपका ओरिजिनल रिएक्शन था। पहले हम उन मॉलिक्यूल्स को पहले एम करेंगे जो अकेले अकेले हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है Mn है। अब पहले हम उन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेंगे जो अकेले हैं या फिर क्या है जिनके आगे पहले से कुछ लगा हुआ है। उनको टारगेट करने से फायदा ये है कि उनको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इस रिएक्शन में 2K से अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी K2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये चेंज होगा नहीं, यानी कि इस रिएक्शन में 2K से अधिक नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस रिएक्शन में 2K से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे K के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया तो Mn भी 2 हो गया और O 8 हो गया। तो अब हम O को ढूंढेंगे। क्यों O को ढूंढ रहे हैं? O को इसमें से ढूंढ रहे हैं कि हम वाटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल एक बार बैलेंस हो जाएगा तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इससे फायदा ये है, हम यहाँ पे क्या कर दिए 8 लगा दिए। क्यों? क्योंकि 4 2 जाए और 8 हो जाए 8। अब यहाँ पे 8 लगाने से ये हुआ कि यहाँ पे जो H की जो आइटम्स हैं वो क्या हो गए हैं 16 हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 16 लगा दिया। हम बाद में चेंज कर सकते हैं लेकिन हमने 16 लगा दिया। अब क्योंकि 16 लगाने से क्या हुआ कि H कहीं और पे नहीं है, यानी कि 16H और 16H क्या हो गया बराबर हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जो Cl था वो 16 हो गया और Mn था वो 2 हो गया। तो हम क्या करें यहाँ पे Mn को 2 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि Mn अकेले है और चूंकि इधर जब 2 फिक्स हो गया तो Mn 2 से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 2 लगा देंगे। अब कितने Cl हो गए हमारे पास 2Cl, 4Cl और 2Cl, यानी 4 2 6 8। इधर कितने हैं 16Cl, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, हमें 8Cl और चाहिए। तो 8Cl और चाहिए मतलब यहाँ पे 5 लगा देंगे। क्यों 5 लगाया है? क्योंकि 5 + 10 और 2Cl चूंकि पहले से ही था, कितना हो गया 8Cl। तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं और फिर फाइंड करते हैं। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। अब इसको पहले से निकल कर देते हैं। बैलेंस है, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है। यहीं से पता चल गया कि क्या है अनबैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे Fe है, यहाँ पे H2O। अब देखिए तो हम क्या करेंगे कि Fe और Fe यहाँ पर क्या है फिक्स है। तो देखिए यहाँ पे Fe3 है, तो मतलब अगर यहाँ पे हम पहले हमने क्या बोला मैंने कि हिट एंड ट्रायल करेंगे। क्या करते हैं हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 Fe है तो यानी कि इधर भी 3 Fe ही होगा। ठीक है, अगर बात नहीं होता है तो हम चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पे O कितना है 4 हो है, यहाँ पे O कितना है 1 हो है। इसके आगे क्या लगा दिया 4।
अब यहाँ 4 हमने जब लगाया तो 8 क्या है, 8H2 हो गया, यानी अगर मैं 4 लगा दें क्या हो गया, 8H2 हो गया। फिर समझेंगे ये बच्चों टोटल प्रैक्टिस बेस पे है, सब कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं आपको, या फिर प्रैक्टिस से ही आएगा। देखिए फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे Fe है, H2O है, Fe3O4 है, H2 है। अगर यहाँ पे 3 Fe है तो बहुत हद तक चांसेस है कि यहाँ पे 3 Fe होगा। अगर सपोज से ये बाद में नहीं फिट बैठता है तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज यही हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 Fe को लगा दिया। अब यहाँ पर 3 Fe लगाया, ठीक है। अब हम O को देखेंगे, यहाँ पर H2 भी देख सकते हैं। तो पहले हम O को देखते हैं, क्योंकि O ज़्यादा है तो O कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1, हमने 4 लगा दिया। जब हम यहाँ हमने 4 लगाया तो H2 कितना हो गया, H कितना हो गया 8, 4 या 8, हमने क्या किया 4 लगा दिया। चलिए ऐसे प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं केमिकल इक्वेशन के जो आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशंस के, केमिकल इक्वेशंस के फायदे क्या क्या हैं। देखिए जैसे केमिकल इक्वेशंस के मैं अगर मैं वो पूछूं तो देखिए जैसे केमिकल इक्वेशंस आपको मिल जाता है कि दोनों साइड कौन से रिएक्टेंट कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, आपको ये देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, दूसरी चीज़ आपको ये मिल जाती है कि किस केमिकल से किस केमिकल को बन रहा है, ये आपको पता चल जाता है। बॉन्ड ट्रांसफर कैसे हुआ है, वो रिएक्शन हुआ कैसे होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ पे बॉन्ड टूटा है, कहाँ पे बॉन्ड बना है, ये सारी चीज़ें वो केमिकल इक्वेशन से पता चल जाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए केमिकल इक्वेशन से मैं बात करूँ तो अब केमिकल इक्वेशन में क्या है कि केमिकल इक्वेशन में आप अगर देखिए लिमिटेशंस बनाने को बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसका होता नहीं है। अगर आप जबरदस्ती चाहेंगे तो बन जाएगा कि जैसे ये कलर चेंज को नहीं बताता है, ये अमाउंट ऑफ हीट को नहीं बताता है, तो वो सारी क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हैं तो कुछ इसके लिमिटेशन होते नहीं हैं। हाँ बनाने की चाहे तो जबरदस्ती कुछ बना सकते हैं, ऐसा कोई मतलब यहाँ पर नहीं। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, अगला टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, कुल आपके सिलेबस में 5 तरह के रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। कितने तरीके के, 5 तरीके के रिएक्शन कितने के टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एक और वे कहते हैं क्या, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। नाम की बात है, नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक सिंगल न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है, या जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जो है एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, न्यू कंपोनेंट को बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more than 2 substances combine to form a single new substance is called combination reaction. जैसे C plus O2 CO2, CaO plus CO2 CaCO3। अब देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कंपोनेंट को बना रहे हैं या एक सिंपल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से एक चीज समझेंगे, देखिए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी टाइप्स होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा कि टाइप्स ऑफ पहला क्या है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे कि H2 plus O2 2H2। अब देखिए यहाँ पे हालांकि ये एलिमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो आप कह सकते हैं जब 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं आपस में क्या करने के लिए, एक नया कंपाउंड। तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। ये क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि जब क्या हो, एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल मिले, जैसे
Cu प्लस O2 क्या बनाएगा? पहले से हाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप जो है आपका वहाँ पे क्या है, एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कंपाउंड। पता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो यहाँ पर एक ये क्या है, कंपाउंड, ये क्या है, एलिमेंट। जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में मिक्सअप करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। हालांकि देखिए बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मैं बुक में दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेकार चीज़ें हैं। आप बस ये जानते हैं कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके बुक में दिया हुआ है या आपके नोट्स में है, तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, हालांकि सब कोई बहुत महत्व नहीं है। अब देखिए, अब सपोज करिए कि एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दो कंपाउंड का भी हो सकता है। तो जैसे NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए तीन पढ़े, जब दो एलिमेंट्स आपस में मिक्सअप करते हैं, जैसे H2 प्लस O2 2H2O। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड करता है, जैसे 2CO प्लस O2 2CO2। और जब दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो तीन तरीके के मैंने कॉम्बिनेशन पढ़े। जब एक एलिमेंट, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हो, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन करता हो, और जब दो कंपाउंड कंबाइन करते हो। तो इसका मतलब हम समझेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी कहानी है इसका। इसका मतलब ये है कि तीन तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड। चलिए अगला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक भागों में टूटता है या डिकम्पोज होता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है कि when a single reactant decomposes in two or more than two products is called decomposition reaction। जैसे मैं लिखूं H2O और इसको मैं बोलूं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब इसको हम हीट कर रहे हैं। अगर इस H2O को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, H2 प्लस 2O2 में टूट जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? या आप इसको एक दूसरा रिएक्शन भी ले सकते हैं, इसको रिएक्शन। हाँ बच्चों, एक रिएक्शन देखेंगे हम। देखिए बच्चों, अगर हम इसमें बात करेंगे कि अगर सपोज करिए आपने क्या किया, मर्करी ऑक्साइड लिया है और इसका अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो दो से अधिक भागों में क्या गया है, टूट गया है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक के फॉर्म के प्रोडक्ट में क्या गया है, टूट गया है। तो इसको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है तो उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कब, जब एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में टूटता है। देखिए अब इसमें भी टाइप्स हैं। पहला टाइप है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। पहला कहते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस। पहला टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कब होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को में करंट डाल के उसको तोड़ दें। क्या कर दें, उसको करंट डाल के तोड़ दें। जैसे कि अगर हम क्या करें, अगर किसी चीज में हम करंट, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब इसमें हम करंट का जब हम करंट उसमें पास करते हैं तो टूट जाता है। जैसे आपका H2O है, अगर H2O को में अगर हम करंट अगर हम पास करें तो वो क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में टूट जाता हो तो उसको, या अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स में टूट जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोलिसिस की बात करते हैं। फोटोलिसिस का मतलब होता है कि देखिए
सब नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जब कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से टूट जाता हो तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। और फोटोलिसिस का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्टेंट लाइट के पड़ने की वजह से टूट जाता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोलिसिस। फिर ध्यान से सुनेंगे, पहला है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में टूट जाता हो या अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में टूट जाता हो तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। और फोटोलिसिस का मतलब होता है कि जब कोई कंपाउंड लाइट की वजह से या लाइट एनर्जी की वजह से अगर अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में टूट जाता हो तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस। तो बच्चों कल इसको हम विद एग्जांपल अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस विद एग्जांपल, यानी कि कल हम स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके वेरियस टाइप्स। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो वेरियस टाइप्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक जबरदस्ती का बनाया हुआ टाइप्स है, लेकिन हाँ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इसके जो टाइप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए।